हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है एनआर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे 28 से 30 मई के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला। 45 का कट ऑफ प्राइस सेट किया। कंपनी लगभग 28 करोड़ रुपए उठा रही है और खुद की वैल्यू 105 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। और यहाँ पर कंपनी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था आईपीओ से पहले कंपनी में, और आईपीओ के अंदर में आफ्टर दी आईपीओ मतलब कंपनी में आफ्टर दी आईपीओ जो है 73% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। कंपनी जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो साड़ीज़, बेड शीट्स वगैरह इनको बनाती है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1992 से चलती हुई आ रही है। यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो कंपनी में पैसा क्यों उठा रहे हैं, कहाँ पे काम में लेने वाले, उसके लिए हम आरएसपी को थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कंपेयर करके दूसरी कंपनियों के साथ में और फिर हम एक वैल्यू पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर आरएसपी के अंदर में जैसे कि हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कंपनी पैसा उठा रही है उसका क्या करने वाली, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कंपनी को खुद को पैसों की जरूरत नहीं है, बट कंपनी बोल रही है कि हमारा जो रोजमर्रा का काम है उसमें हमें लोन लेना पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ रहे हैं जिससे कि हमारा फैक्ट्री चल पाए। उसके लिए हम पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए हम पैसों को काम में लेने वाले हैं और लोन जो है हमारे ऊपर 5 करोड़ रुपए से वो भी हम चुकाएंगे, राइट। तो बेसिक रीजंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की मतलब दिख रहे हैं। बाकी कंपनी को खास पैसों की यहाँ पे जरूरत होती हुई दिख नहीं रही, जैसे एक्सपेंशन करना या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाना कंपनी के प्रोडक्ट्स की, वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के अंदर में जो नारायण प्रसाद लोहिया जी हैं जो कंपनी के मेन प्रमोटर हैं, यहाँ पर दूसरे प्रभु लोहिया जी भी मेन प्रमोटर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के पास में ये प्रमोटर ग्रुप है जो लोहिया परिवार के पास में पूरी कंपनी आज के दिन है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नहीं है, जस्ट टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस चल रहे हैं जिसमें 4.5 करोड़ रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। दैट्स ह्यूज। 5% कंपनी की वैल्यू जो है टैक्स में जा सकती है अगर कंपनी केस हार जाती है तो। 92 की यहाँ पे शुरुआत हो रखी है और उसके बाद में कंपनी ने ये माइलस्टोन्स टच किए हैं। 98 के बाद में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने 98 में स्टैब्लिश कर ली थी साड़ी की वेस्ट बंगाल में। फिर यहाँ पे 2012 में इन्होंने सलवार सूट भी बनाना चालू कर दिया। फिर यहाँ पे वेयर हाउसेज खोले और फिर ऑनलाइन जो बेचना है 2022 में इन्होंने शुरू किया है। उससे पहले ऑफलाइन और वेयर हाउस जो तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले उसी तरीके से बेचने का काम करते हैं। होलसेल बिजनेस में ही मेनली सामान ये अपना बेचते हैं। कंपनी गणेश लोहिया जी जो हैं वो आज के दिन होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ हैं। प्रभु लोहिया जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इनके पास में ठीक ठाक आज के दिन एक्सपीरियंस है कंपनी के अंदर काम करने का एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में। एंड इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने दिख रही हैं ये कंपनी द्वारा ओन्ड हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ कंपनी द्वारा लीज पर हैं, मंथली रेंट के ऊपर में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग जो देख पाएंगे कि टोटल 120 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करें। 100 करोड़ की कंपनी 120 लोगों को यहाँ पर रोजगार दे रखा है। दैट्स नाइस। अगेन कंपनी जो है यहाँ पर मार्केटिंग में 3 करोड़ रुपए खर्च किया 2024-25 के अंदर में। दैट्स अगेन काफ़ी अच्छा खासा मार्केटिंग में कंपनी खर्चा कर रही है। अपनी पूरी जो नेटवर्थ है उसका मतलब पूरी साइज है कंपनी का उसका लगभग 3% के आसपास में खर्च करिए। दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट कंपनी का ऑनलाइन चैनल से जो रेवेन्यू आ रहा है वो केवल एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा आ रहा है, दैट इज सोल्व। सोल्व एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसमें जो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे चलता है। जैसे किसी दुकान वाले को सामान मंगवाना हो तो GST टू GST यहाँ पर सामान मंगवाते हैं, एंड कस्टमर यहाँ पर यूजुअली सामान नहीं मंगवाता है। बाकी आजियो के ऊपर में कंपनी की ज़्यादा सेल नहीं है बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर सामान मंगवाता है। सो मेनली कंपनी का जो है सामान जो है होल सेल में ज़्यादा उठता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से कंपनी का 14% रेवेन्यू आ रहा है अभी फिलहाल के तौर पे। दैट्स अगेन गुड। एंड नेक्स्ट ये जो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह देख पाएंगे, वंदना का वेधा, ये सलवार सूट, ये साड़ीज़, राइट। नेक्स्ट कंपनी के सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साड़ी का और बेड शीट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 85% के ऊपर में आज के दिन चल रही है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पर कुछ भी खास इंक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट ही मार दिया बिल्कुल डायरेक्ट ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आई थिंक ये डेटा ही मुझे गलत लग रहा है, ये वाला जो डेटा है ये मुझे गलत लग रहा है। आगे बताऊँगा किस तरीके से। ये कंपनी की जो फैक्ट्री है उसकी आप लोग फोटो यहाँ पर देख पाएंगे अंदर की। एंड यहाँ पर देखने मिल रहा है कंपनी का मेनली जो माल है वो वेस्ट बंगाल में ही बिक रहा है। बाकी ये जो आप लोग केसरिया रंग में जो स्टेट्स देख रहे हैं इनके अंदर में भी कंपनी का लगभग 1 से 10% का रेवेन्यू यहाँ से भी आ रहा है। बाकी ये ब्लू वाले जो स्टेट्स हैं यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो कॉटन साड़ी है वहीं से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। तो वहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यूटिलाइजेशन जो हो रही है, बेड शीट का भी यूटिलाइजेशन अच्छा खासा हो रहा है, बट यहाँ पर रेवेन्यू तो कुछ दिख नहीं रहा है बेड शीट का, जबकि कॉटन साड़ीज़ का अच्छा खासा रेवेन्यू दिख रहा है। तो वो जो डेटा है यूटिलाइजेशन वाला वो मुझे गलत नज़र आ रहा है।
दैट्स इनकरेक्टली बिन रिटन ओवर देयर। सो यहाँ पर देखने मिला कंपनी का नेटवर्क जो है होलसेलर्स का, वहाँ से कंपनी जो मतलब होलसेलर्स हैं वहीं से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, और ऑनलाइन जो है 20% आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो डेटा अभी देखा, जो रेवेन्यू आ रहा था ऑनलाइन वाला, जो कि भी होलसेलर से ही आ रहा था, मतलब B2B ही आ रहा है। दैट मीन्स जो एंड कस्टमर है जिसको पहननी है साड़ी, वो यहाँ से ऑर्डर नहीं कर रहा है। बाकी जो दुकान वाले हैं या फिर होलसेलर जो कि ऑफलाइन जो बिजनेस है, वहीं से कंपनी का आज भी रेवेन्यू आ रहा है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट्स अगेन नाइस। और यहाँ पर ये भी काइंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, एंड नॉट दैट बिग ऑफ ए डिफरेंस। यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 10 करोड़ का माल कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में, ऑफलाइन के अंदर में ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी नज़र आई है, जो कि कंपनी का IPO ईयर में हुई है। तो दैट्स अगेन आई कैन कॉल इट ए गड़बड़ी। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर में टोटल जो पैसा है वो 202 करोड़ रुपए, 203 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 37 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। दैट मीन्स कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो उधारी का है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द IPO इज नॉट ग्रेट, इट्स वेरी बैड। एंड यहाँ पर जो कंपनी का जो पैसा है मेनली कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है 5 करोड़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 4 करोड़ ये 128 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ। दैट मीन्स कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका लगभग 60% जो पैसा है, 60-65% के आसपास में, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में है। दैट मीन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लियर कट की कंपनी ने यहाँ पर बैलेंस शीट की साइज़ को बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि एक बड़ी पिक्चर सामने नजर आए कि इतनी पुरानी कंपनी और इतना छोटी सी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स एक तो वो भी इसी साल अच्छा खासा ट्रेड, जो कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रेड रिसीवेबल्स का, उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर की छलांग देखने को मिल रही है यहाँ पे। दैट मीन्स की कंपनी ने यहाँ पे पुश की है सेल्स को, वो भी उधारी में माल बेचने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। तो दैट शोज़ कि IPO ईयर के अंदर में ये पुश और यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हो जाना, बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ जाना, दैट शोज़ कि यहाँ पर थोड़ा सा झोल है। झोल एज इनकी IPO ईयर में ये लीड मैनेजर वगैरह प्रमोटर्स के साथ में मिलकर करते हैं, और ये वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। रेवेन्यू के अंदर में देखने को मिल रहा है 195 करोड़, फिर 210 करोड़, 220 करोड़, यहाँ पे 270 करोड़। और नेट प्रॉफिट्स के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2.5 करोड़ से 6 करोड़, 6 करोड़ से यहाँ पे लक्षित है 11 करोड़। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर देखने को क्लियर कट अगेन रेवेन्यू में इंक्रीज़ है, अच्छा खासा इंक्रीज़ है। यहाँ पर भी रेवेन्यू में इंक्रीज़ है, ठीक ठाक इंक्रीज़ है। बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा भयंकर छलांग है, बिकॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी लगभग 2.5% के आसपास में रेवेन्यू का नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है, और यहाँ पर बिफोर टैक्स जो है निकाल पा रही है। और यहाँ पर जो 11 करोड़, दैट मीन्स कि कितना 225 करोड़ से 11 करोड़, तो लगभग 4% के आसपास में निकल के आता है। सो दैट्स अगेन जो कि इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 4% अगेन एक तो बहुत ही लो रेट है, ऊपर से इतना पुश करने के बावजूद भी 4% के ऊपर में ही कंपनी पहुंच पाई है। तो कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ पर, तो कैश फ्लो इज नेट कैश फ्लो जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बट उसको अगर हम लोग वैसे देखा जाए तो कैश फ्लो जो पॉजिटिव तो है, बट नॉट इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस ही पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड्स पेबल बाकी पड़े हुए हैं, राइट। सो ओवरऑल कंपनी की जो आज के दिन अभी लास्ट ईयर जो भी IPO ईयर है उसके अंदर में कंपनी के जो डेटा है उसके अंदर में मतलब बिजनेस है उसके अंदर में पुश देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी पुरानी कंपनी है तो काफ़ी दबाव कंपनी के ऊपर में रहा होगा, लीड मैनेजर्स के ऊपर में और अच्छी वैल्यू दिलाने के ऊपर में, जिसकी वजह से यहाँ पर पुश देखने को मिला है। और पहले की भी हालत थोड़ी ज़्यादा टाइट ही रही है, ख़राब अच्छी नहीं रही है। सो अब फ्यूचर को लेकर के थोड़े वो डाउट्स हैं, बट यहाँ पर कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू है वो साड़ी से आ रहा है। तो हम लोग एक साड़ी वाली जो कंपनी जिसको हम लोग काला मंदिर है साई सिल्क, बट ध्यान रखिए कि ये काला मंदिर जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये सिर्फ सेलर है, राइट, बेचती है। सो हम एक PE रेशियो निकालने की कोशिश कर लेते हैं पहली कंपनी की कमाई के हिसाब से। और यहाँ पर जो मैं डेटा जो ले रहा हूँ वो कमाई कंपनी की जो लेटेस्ट डेटा कमाई है, जो कि 8 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, पिछले साल 4 करोड़ रुपए कमाए थे। तो यहाँ से मैं डेटा ले रहा हूँ लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास, 6-6.5 करोड़ के आसपास कर लूँगा, क्योंकि ताकि हमारे पास में एक रियल पिक्चर आ पाए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में कंपनी नॉर्मल जो है विदाउट पुश मार्केट में सेल करे तो भी इतना नेट प्रॉफिट तो निकाल ले। तो लगभग 6.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट मैं यहाँ के PE रेशियो निकालने के लिए काम में लेने वाला हूँ, जिसमें कंपनी ने 105 करोड़ रुपए की कुछ खुद की वैल्यू लगाई है और 6.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट। तो 16 का PE रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर साई सिल्क काला मंदिर के साथ में, तो इसका 21 का है। स्टिल कंपनी जो है वैल्यू जो है वो ठीक लगाती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन PB रेशियो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नेटवर्थ यहाँ पर कंपनी की कितनी है, तो दैट इज अराउंड, यहीं पर देख लेते हैं बिकॉज
वहाँ पर नेटवर्थ लिखी हुई नहीं है, यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रही है 37 CR के आसपास, और यहाँ पर पैसे उठा रही है 27 CR, तो लगभग 35 + 25, तो लगभग हो गया 60, राइट। तो 60 और लगभग यहाँ पर 1.8 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो अगेन वैल्यू ठीक ठाक नहीं लगाई गई है, मतलब महंगी लगाई गई है। सो कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यू है वो ठीक ठाक वहीं पर है, बट कंपनी छोटी है, पुरानी है, तो मैनिपुलेट करने में आसान हो सकता है। बाकी ठीक लग रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा पैसा बना के दे, बिकॉज इसके पास में प्रॉपर्टी है, बिजनेस पुराना चलता हुआ आ रहा है, पूरा परिवार इसको चला रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी रख रहे हैं अपने पास में। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन कि आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी जैसे लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में तो एक रेपुटेशन बन जाएगी, उसके बाद में हो सकता है कंपनी की प्रोडक्शन और बढ़े। तो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन ऑफ दिस कंपनी। शॉर्ट रन में भी आई एम होपफुल। लिस्टिंग गेन का ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर डिपेंड करेगा इसके ऊपर में हवा किस तरह बनाई जा रही है। आई थिंक हवा पॉजिटिव ही बननी चाहिए। तो अगर आपको मोर देन 50% का आपको यहाँ पर हवा देखने को मिलती है, लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू लेके यहाँ पर चलें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, नॉट शॉर्ट टर्म। हो सकता है ज़्यादा सस्ते में मिले, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है मुझे, बेस्ड लुकिंग एट द बिजनेस एंड द हाउ लॉन्ग दिस बिजनेस हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। सो उसके हिसाब से थोड़ी सी मुझे सस्ते में ज़्यादा मिले तो उसकी उम्मीदें कम हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम होपफुल, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी थोड़ा बहुत होपफुल। लिस्टिंग गेन का 50% जीएमपी भी डिपेंड करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ही अपना फाइनल डिसीजन बनाएं। सी यू टुमारो।